आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान की हम मैराथन क्लास लेंगे। इस मैराथन क्लास के अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो रखे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उसी से संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ आपको बताए जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक बार दो बार देख लेंगे, आपका 20 नंबर एकदम क्लियर रहेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो उसको कर दीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। चलिए पहले पाठ का जो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, ये पाठ 1 है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। हम ज़्यादा डिस्क्राइब न करते हुए हम जल्दी ये आगे बढ़ दें ताकि ये कम समय में ही हो जाए। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लगभग इसमें 300 क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इसको 2 बार 3 बार अवश्य देखिएगा। अगर आप देख लेते हैं तो 20 नंबर आपका ये एकदम क्लियर रहेगा। जो 20 नंबर आपका ये जो है थोड़ा सा कठिन सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर इसको देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए एक रिएक्शन दिया गया है, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन कराया गया, ये एल्यूमिना बना और आयरन बना। दिया गया है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अपक्रिया की, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया की, विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए अब ये विस्थापन अपक्रिया है। हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय है नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराया गया, लेड बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये कौन सी अपक्रिया हो रही है, सीसा अपचयित हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए इसमें जो हो रहा है पहला और दूसरा, ये सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इस वजह से ये पहला सही हो जाएगा, ए पर निशान हम लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो सही उत्तर इसमें देखिए क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है और कोलिन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है। कोई अपक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो पहला उत्तर है ए वाला है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, ये सिल्वर क्लोराइड ये प्रयुक्त है AgCl, हम डायरेक्ट निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है ये फेरिक क्लोराइड है और पानी से रिएक्शन कराया गया, ये रिएक्शन बन के सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ये कौन सी कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया में Y है। तो Y क्या है, ये Y है जब यहाँ H2SO4 बन रहा है सल्फर तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो इस वजह से इसी वाला सही, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां है कि रासायनिक समीकरण में कौन सी अपक्रिया है। ये बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएगी, बेरियम सल्फेट बना और ये Cl बना। तो ये कौन सी क्रिया है, देखो ये क्या है, ये अवक्षेपित हो रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है। ये क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ ये अवक्षेप बन रहा है, इस वजह से ये अवक्षेपण क्रिया है। हम सी पर निशान लगा देते हैं, अवक्षेपण क्रिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए जल के क्वथन पर वास में भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जल में लवण घूमना भौतिक परिवर्तन। ये जो LPG का दहन है भौतिक परिवर्तन नहीं है, डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अपक्रिया, संयोजन मतलब जुड़ना, जो जुड़ रहे हैं। अब देखिए कौन सा इसमें संयोजन अपक्रिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी, ये दोनों जुड़ के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के एल्यूमिना बना रहे हैं, यही दोनों जुड़ रहे हैं ना। तो ये जो जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है दूसरा और तीसरा सही है, हम इस पर निशान लगा देंगे, ए वाला और ए वाला, ये संयोजन अपक्रिया है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा शोषी अपक्रिया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्प में बदलना। तो ये देखिए ये दूसरा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का बदलना, इसका मतलब दूसरा चौथा सही है। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, इस पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में से द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण हैं। इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया कौन उदाहरण है। तो देखिए देखने पे ही पता चल रहा है, ये सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये बेरियम सल्फेट ये बन रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये केवल यही वाला सही है, इसका मतलब बी वाला सही है, बी पर हम निशान लगा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला कि विकृत
गंधिका को रोका जा सकता है। विकृत गंधिका किससे रोका जा सकता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, भोजन को फ्रिज में रखकर, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो तीनों है, तो हम डी पर निशान लगा देंगे। अगला है उदासीनीकरण क्रिया होती है अम्ल और अम्लीय लवण में, क्षार और क्षारीय लवण में, अम्ल और क्षार में, अम्ल और जल में। तो उदासीनीकरण जो होती है वो अम्ल और क्षार के मिलने से लवण तथा जल बनते हैं, तो हम सी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें डायरेक्ट देखो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इस पर लिखा देंगे, बी वाला सही हो जाएगा। अगला कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र देखिए ये है, इस पर निशान लगाएंगे। इसी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है सूत्र की, उसको अवश्य देख लीजिएगा, सब पता हो जाएगा आपको। नवा है कि अपचायक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं उसी को अपचायक कहते हैं, हम बी पर निशान लगा देंगे। अगला है अमोनियम क्लोराइड अपक्रिया। ये जो अपक्रिया हो रही कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन, आयनिक वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन। तो देखिए टूट रहे हैं, आयनों में टूट रहे हैं ना, इसलिए आयनिक वियोजन हो जाएगा। अगला देखिए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीकारक अपक्रिया है, निशान लगा देंगे। 12वां क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो भोजन को जो पचना वो अपघटन अपक्रिया होती है, ये पे निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपचयन हुआ? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराया गया, ये मैग्नीज बना और ये एल्यूमिना बन गया। कह रहा है कि किसका अपचयन हुआ? तो देखो MnO2 का अपचयन हुआ, निशान लगा देंगे। 14 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया हुई ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसमें कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना, इसको आप लोग दे लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं रिएक्शन मतलब बैलेंस करने के लिए, तो देख लीजिएगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये देखिए ये सवाल पूछे गए हैं, ये 2019 या 20 में ये दोनों सवाल पूछेंगे, जिस पर टिक का निशान लगा है देख लीजिएगा। फिर क्या होता है जब केवल आसानी समीकरण देना, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म कर दिया तो लेड ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बन गया। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, क्या होता है? जिंक सल्फेट बन जाते हैं। और तनु या Cl में एल्यूमिनियम चूर्ण डालते हैं, क्या होता है? ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण इसका भी देख लेते हैं। जल्दी डिस्क्राइब ना करते हुए फटाफट बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसको अभी तक भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब बस कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम बता रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता है। तो देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवता क्या है? तो नीला कर देता है, इसका मतलब जो है ये क्या है? क्षार है, तो हम डी पर निशान लगा देंगे, 10 होगा। ठीक ना, pH क्या होगा? 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में जो है यही Cl होगा, ये Cl। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml विलयन ये Cl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए Cl के उसी विलयन की कितनी मात्रा लेने की आवश्यकता होगी? तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर डी है, 16 ml। अगला चौथा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो ये एंटासिड का उपयोग करते हैं ना, एंटासिड, ये एंटासिड। अगला है 5वां कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है, तो गुलाबी रंग होता है, निशान लगा देंगे डायरेक्ट। निम्न में से परबल क्षार है, तो परबल क्षार इसमें क्या है? KOH, ये परबल क्षार है। अगला क्वेश्चन है 7वां कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल क्या है? निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल क्या है? तो दुर्बल अम्ल ये Cl है, ये Cl, निशान लगा देंगे। 8वां है एसिटिक अम्ल एवं दुर्बल अम्ल है क्योंकि क्या है? हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके आयन की मात्रा कम होती है। इस तरह से बी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं। अम्लीय विलयन या H2S विलयन का पीएच मान, तो पीएच मान इसका कितना होता है? तो देखिए अगर अम्लीय है, अब अम्ल है तो 7 से कम होगा, तो हम 7 पर निशान लगा देंगे, 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है 7 से ज़्यादा होता है, तो हम इस पर निशान लगा देंगे, डी पे। गिरावा है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, ये विलयन कैसा होगा आपको बता दिया गया है। अगर ये पीएच बराबर 7 है तो उदासीन, पीएच जो है 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा क्षारीय, तो पीएच का मान 7 है, इसलिए क्या होगा? अम्लीय होगा। अगला है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा कितना होगा? ये 6 होगा, ये वाला निशान लगा देंगे। 13वां क्वेश्चन है कि H की घात -6 MeHCl बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो इसका मान जो अच्छा होगा कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा। फिर 14वां क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति H का पावर -2n है, इसका बिलियन पीएच मान कितना होगा? तो इसका भी 2 होगा, निकालेंगे हल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य कितना होगा? तो शुद्ध जल का मालूम अभी मैं बताया हूँ 7 होते हैं, तो 7 में निशान लगा देंगे। इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन परमाणु की सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 होता है, तो यहाँ देखिए 2 है, तो इस वजह से 2 पर निशान लगा देंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 पानी। ठीक, अगर ये नहीं लगाते तब भी सवाल सही रहेगा, तो इस पर हम निशान लगा देंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण क्या है? ये सोडियम बाइसल्फेट, ये अम्लीय लवण है। अगला है पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल जो पीने वाला पानी है उसमें क्या है? ब्लीचिंग पाउडर डाले जाते हैं, तो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निशान लगा देंगे। फिर है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, जो खाने वाला सोडा है जो घरों में रहते हैं उसका क्या सूत्र है? तो उसका सूत्र जो है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी वीडियो हमने जितने भी सूत्र हैं सब बना के हम इसी चैनल पे डाल दिए हैं, और उस पर देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र नाम से है, अब देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो 2 नंबर आपका वहाँ से पक्का रहेगा। अब आइए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? ये अम्लीय होता है। अम्लीय वर्षा जल का संभावित पीएच मान कितना है? तो ये 5.2 होता है, याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है 5.2 पीएच मान, इसका मतलब ये अम्ल है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो आधा अणु, आधा, हाफ पानी लिखा जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो आधा होते हैं। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है यही सोडियम कार्बोनेट, यही धावन सोडा है, इस पर निशान लगा देंगे। फिर मीठे सोडा का रासायनिक बार बार आ रहा है, मीठे सोडा मतलब खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या 10 की घात -9 m है, इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो 9 होगा, कैलकुलेट करेंगे 9 होगा, माइनस खत्म हो जाएंगे। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ? विरंजक चूर्ण डालेंगे तो क्या है? ये जीवाणु रहित हो जाएंगे, डी वाला सही हो जाएगा। पोटास एल्यूमिनियम फिटकरी का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 पानी, ये फिटकरी का सूत्र है, इस पर निशान लगा देंगे। संकर लवण क्या है? ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो संकर लवण देखिए यही है, इस पर सी वाला, ये भी निशान लगा देंगे ना, सोडियम फेरोसाइनेट, इस पर निशान लगा देंगे। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के बनाए जाते हैं। इसकी वीडियो हमने चैनल पर बना के डाल दिया है अग्निशामक यंत्र के बारे में, उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये पे निशान लगा देंगे। इस तरह से अगला पार्ट है पार्ट 3, धातु एवं अधातु। अब धातु अधातु इसको भी फटाफट करते चलिए। एंटीमनी उपधातु है, निशान लगा देंगे, ये क्या है? उपधातु है। अमलगम होते हैं, अमलगम ये मिश्र धातु होते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे,
और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मिश्र धातु है। तीसरा है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित होती है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित होती है कौन? ये जिंक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है? तो ये सोडियम है, ये जल के साथ या नमी के साथ क्रिया कर जाती है। ये हाथ पे रखेंगे, नमी के साथ क्रिया करेगी, हवा के साथ हाथ जल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम, निशान लगा देते हैं। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ये कॉपर है, ये नहीं, अब बाकी सब करते हैं, सी पर निशान लगा देंगे। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या है? सोडियम है। आठवां है मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु ये कॉपर है, मुद्रा धातु है। अगला क्वेश्चन, परावर्तनी भट्टी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये निस्तापन में किए जाते हैं, निस्तापन हो जाएगा। मैट में मुख्यतः होता है, इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होता है? कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, सी पर निशान लगा देंगे। 11वां है फफोलेदार कॉपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, 1-2 साल तर के। तो फफोलेदार जो कॉपर है क्या है? ये कॉपर में 2% अशुद्धियाँ जो होती है उसी को फफोलेदार कॉपर कहते हैं, डीप निशान लगा देंगे। कॉपर पायराइड का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट, CuFeS2, ये पे निशान लगा देंगे। तांबे का अयस्क है, बहुत पूछे जाते हैं ये, तांबे का अयस्क, मैलेकाइड को तांबे का अयस्क कहेंगे, बी पे निशान लगा देंगे। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र, ये कॉपर सल्फाइड, ये निशान लगा देंगे। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है, ये कितने परसेंट होती है? 98% होती है कॉपर की, 2% अशुद्धियाँ, इसीलिए फफोलेदार कॉपर कहेंगे। मुद्रा मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु देखो कॉपर, एंटीमनी, ये वाला निशान लगा देंगे। पीतल है, पीतल क्या है? ये मिश्र धातु है। और सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, बार बार ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम मिला देंगे, अमोनिया गैस जो है ये शुष्क हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धात्विक है? तो देखिए लिथियम जो है क्या है? ये धात्विक है। ये खाली जगह दी गई, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनती है, ये जिंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, किसके? जिंक द्वारा बनती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो अगर इसमें देखा जाए, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, डी वाला, डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो उसमें क्या है, लोहे उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ये सी वाला हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ा देंगे। 25 नंबर है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये जो तत्व हो सकता है ये कैल्शियम हो सकता है, निशान लगा देंगे। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो ये सिल्वर, ये धातु नहीं है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि जिंक की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक का कम, हाँ ये सी वाला सही हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन कार्बन उनके यौगिक से ये कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे तो 20 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। तो चलिए
टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें क्या है, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। डायरेक्ट हम निशान लगा रहे हैं। नंबर 2 है ब्यूटेनॉन या ब्यूटेनॉन, चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिनका क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन होगा। सी पे निशान लगा देंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलेगा तो पेदी क्या है, काली हो जाएगी। तो हम बी पे निशान लगा देंगे। चौथा है निम्नलिखित में सजातीय यौगिक है। तो सजातीय यौगिक कौन से हैं, देखिए इसमें डायरेक्ट ये सब तो है नहीं, ये इससे कट जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होंगे। ये हो सकते हैं CH4 C2H6, ये CH2 का हमेशा CH2 का ये अंतर रहेगा। तो इस तरह से बी सही हो जाएगा। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, तो यहाँ ओन आएगा, कीटोन, इसका मतलब बी वाला सही हो जाएगा। अगला है एसिटिक अम्ल में, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह। तो एसिटिक एसिड में जो क्रियात्मक समूह है COOH आते हैं, कार्बोनिक एसिड वाला है, देखिए ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला COOH। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। तो इसमें गौर से देखेंगे एल्कोहली समूह कहाँ उपस्थित है। तो देखिए ये तो बीच में आ गए, कीटोन ग्रुप भी आ गए, नहीं माना जाएगा। एल्कोहलिक समूह ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए ये C2H5OH, ये बी वाला सही हो जाएंगे। अगला है एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम। तो एसिटिल्डिहाइड का जो IUPAC नेम है ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन नहीं, एथेनल। एसिटिल्डिहाइड CHO आखिरी में आएगा तो अल लगेगा, तो ये एथेनल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन का IUPAC नेम। तो एसीटोन का IUPAC नेम जो है ये प्रोपेनोन होंगे, प्रोपेनोन बी पर। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, तो यहाँ CHO आएगा तो ए पे निशान लगा देंगे। 11वां है एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है, क्या देता है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो मेथेन निकालता है, सी पे निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। तो एल्काइन का जो सूत्र है ये C3H4, यही होना चाहिए, ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, कितना है, 1 है। अगला है एथिलीन क्षारी KMnO4 के साथ क्रिया करके देता है, क्या देता है, तो ये ग्लाइकॉल देता है। ये रिएक्शन में है, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लीजिएगा, चाहे इसे पूछा जाए चाहे रिएक्शन के साथ तो पूछे जाएंगे ये सब। तो क्या है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल है। 15वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव मेथेन होता है। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो ये C11 या 16 यही होती है, हम डायरेक्ट निशान लगा रहे हैं। प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल क्या है, देखिए CH3 3 कार्बन प्रोप हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको D पर निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण, एस्टीकरण, निर्जलीकरण, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, स्मिट अपक्रिया, साबुन अपमार्जक, बहुलीकरण। ये समझ लीजिए कि ये जितने हैं आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 2 या 3 जरूर पूछे जाएंगे, 5 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आप इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, जितने करण है पढ़ लीजिएगा, 2 करण पूछे जाते हैं, 1-2 रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। फिर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। ऊर्जा अपक्रिया, किण्वन, ऑक्सीकरण अपक्रिया और मेथेन का दहन, ये कभी कभी टिप्पणी पूछिए, इसमें से जरूर 1 नंबर पूछे जाएंगे। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन दुइये पढ़ना है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अगले क्वेश्चन पे कि जैव प्रक्रम ये बायोलॉजी का खंड है, तो इसको भी फटाफट हम चलते हैं कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से संबंधित। किससे, उत्सर्जन से संबंधित। निशान पहले भी लगे हुए हैं और इसको हम चैनल पे डाले भी हैं, वही हम रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करना। ये पादप जाइलम जो है ये पानी का वहन करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है। तीसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है,
क्या है आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त, मतलब उपरोक्त सभी, तो डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया है, ये क्रिया कौन सी है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है, ये हम इस पर निकाल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, क्या आता है, कहाँ आता है? बाएं अलिंद में, इस पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, डिक्सन एवं जोली संबंधित है, तो डिक्सन एवं जोली किससे संबंधित है? रसारोहण से संबंधित है, रसारोहण पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि खनिज लवण का अवशोषण होता है, खनिज लवण का अवशोषण ये भी क्या है, कहाँ से होते हैं? जड़ों द्वारा होते हैं, पानी के साथ खनिज लवण होते हैं, उससे जो है शोषण हो जाते हैं, जड़ों द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन से रोग है? एनीमिया रोग, एनीमिया रोग पर निशान लगा देंगे। 9वां क्वेश्चन है, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में ये सहायक होते हैं। 10वां है, फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है, कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है, फेफड़ों में जाता है। अगला है कि यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में, किसमें? अमोनिया को यूरिया में। 12वां क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, कौन सा? प्रोस्टेट। 13वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध ग्रंथि रूपांतरित रचना है श्वेत ग्रंथि की, किसकी? श्वेत ग्रंथि की है, तो इस पर निशान लगा देंगे श्वेत ग्रंथि पे। अगला है, यकृत स्रावित करता है लार, जठर, पित्तरस, अग्नाशय, तो ये क्या है? पित्तरस। यकृत जो क्या करता है? पित्तरस। यकृत के अंदर पित्ताशय होती है, पित्ताशय में पित्तरस होते हैं, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे पित्तरस। अगला, आहार नाल की सी के आकार की रचना है, जो आहार नाल होती है उसमें सी के आकार की जो रचना, उसी को हम क्या कहेंगे? गिरहेड़ी कहेंगे। आहार नाल होती है ना इस तरह से, ये देखिए पाचन आमाशय है, यहाँ से ये यू के आकार की संरचना है, ये सी के आकार की, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गिरहेड़ी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चार्वक दंतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2, 4, 6, 8, तो 6 होती है, 6 पे निशान लगा देंगे। 17वां क्वेश्चन है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है, एपिग्लोटिस कहलाती है, बी पर निशान लगा देंगे, एपिग्लोटिस। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर, स्टार्च पर, लवण पर नहीं, वसा पर करता है, सी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताना है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं, हम बी और सी पर निशान लगा देंगे। हम सब ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए समय कम है, हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ है, त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। पूछा है प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, तो क्या है? ये वृक्क हैं, क्या है? ये वृक्क हैं। अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट भाग है, तो बोमेन संपुट जो भाग है ये है वृक्क से संबंधित है, तो यहाँ दिया पित्तवाहिनी का, अग्नाशयी वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नलिका का, तो हम डी पर निशान लगा देंगे वृक्क नलिका पर। आहार नाल में पेशियां संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं, इस पर निशान लगा देंगे। 23वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो अंडा, मछली, गेहूं, संतरा में निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से, मतलब विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो मनुष्य की जो लार में पाए जाते हैं लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों टाइलिन, तो जो मनुष्य की लार में पाए जाते हैं टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, हम डी पे निशान लगा देंगे। और हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में, श्वसन में, तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है? श्वसन में होता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल, एटीपी। एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, इससे जो ऊर्जा मिलती है। अगला ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है? ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में होती है, ये पे निशान लगा देंगे। अगला है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में जो बनते हैं आखिर में वो क्या है? ग्लूकोज बनते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? शिरा, महाशिरा, दायनीलय, महाधमनी, डीप निशान लगा देंगे। अगला है कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, 3। कृमि रूप प्रशेषिका जिसको हम अपेंडिक्स फॉर्म कहेंगे, भाग है किसका? ये सीकम का भाग है, सिर्फ निशान लगा देंगे सीकम। लसिका में नहीं पाई जाती, लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती, इसलिए सफ़ेद होती है। अगला है एटीपी तथा NADP2S2 का निर्माण ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, कहाँ टूटते हैं? ये अपचयी अभिक्रिया है, ठीक ना? टूटते हैं, उपचयी क्रिया नहीं, ये अपचयी, बी पे निशान लगा देंगे। अगला है चर्मदाह जिसको पेलाग्रा के नाम से जानते हैं, रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन जो है B5 की कमी से होता है, किसमें? विटामिन B5 की कमी से होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहाँ निकले? पानी के द्वारा, H2O के द्वारा ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्टोमा में। तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है हरित लवक के ग्रेना में होती है, हम बी पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वार कोशिका गार्ड सेल पाई जाती है जड़ों में, वातरंधों में, रंध्रों में। जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं, बी पे निशान लगा देंगे। अगला है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ये रुधिर द्वारा नहीं, वायु कूपिकाओं द्वारा होते हैं। डायरेक्ट पढ़ रहे हैं भाई, वो बी वाला निशान हो जाए, वायु कूपिकाओं द्वारा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन द्वारा बने होते हैं, डेंटाइन द्वारा। अगला है पित्तरस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? तो ये बिलिरुबिन और बिलवाइडिन, इसका मतलब ये सी वाला है, ये और बी दोनों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछे जाते हैं। अगला एंजाइम एक जैव उर्वरक है, क्या है? एंजाइम एक विटामिन नहीं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, ये जैव उर्वरक है, निशान लगा देंगे। वर्मीफार अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। एक्सान, न्यूरॉन, धमनी, ये सब तो तंत्रिका से संबंधित है, ये नेफ्रॉन है। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरोक्रोम के कारण, तो डीप निशान लगा देंगे, यूरोक्रोम के कारण होते हैं। अब इस तरह से ये चैप्टर पूरा हुआ। अब चलते हैं अगला चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट 8 है। तो इसमें देखिए पहला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट में होता है, निशान लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, ये सब तो है, लेकिन ये शुक्राहिका जो है ये नहीं है, सी पे निशान लगा देंगे। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, इस पर निशान लग जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय जो है फल में बदल जाते हैं। अगला द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम एंडोस्पर्म है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण पर निशान लगा देंगे। परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं, परागकण पर निशान लगा देंगे। अगला है कि
पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में जो है ये 4 भाग होते हैं, कैलिस, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, 4 होते हैं। 9वां है कि मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो हाइड्रा में होता है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 है। मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, तो ये एंड्रोजन, इंसुलिन, ये सब नहीं, ये एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये नर जनन अंगों से संबंधित है, जबकि ये सब क्या है? ये अलग है। अगला है 13वां, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है वैक्सोक्टोमी, सी पे निशान लगा देंगे। पुष्प का नर भाग है पुमंग पे। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है किसके द्वारा? प्लासेंटा द्वारा नहीं मिलता है, प्लासेंटा पे निशान लग जाएगा। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में, किसमें पाए जाते हैं? आवृत बीजी पादपों में। फिर अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ये ब्रायोफिलम में होते हैं, जिसको हम अजूबा की पत्ती कहते हैं। अजूबा की पत्ती से पत्तियों से ही पत्ती निकलने लगती है, तो ये अजूबा में होता है। अगला है कि शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है, तो शकरकंद में जो कायिक प्रवर्धन होता है जड़ों द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? वृषण में होते हैं, वृषण। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो जो शुक्राणु अंडाणु जो मिलते हैं किसमें? डिंब वाहिनी में, मतलब डिंब वाहिनी नली में होते हैं, यहीं पे निषेचन होते हैं, तो बी वाला सही हो जाएगा। हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, जो उत्तर सही है उसी को हम पढ़ रहे हैं ताकि शॉर्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाए, आपको देखने में आसानी हो जाए। अगला है निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ये एस्ट्रोजन है, डी पे निशान लगा देंगे। अगला है नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन, तो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन, डी पे निशान लगा देंगे। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है 28 दिन की। अगला है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैक्सोक्टोमी, नसबंदी को वैक्सोक्टोमी कहेंगे, ये पे निशान लग जाएगा। अगला है कि रजोचक्र जिसको एमसी कहते हैं, रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्षों की आयु के पश्चात होता है? तो 15 से 18 वर्ष के में ये शुक्र जनन बनने लगते हैं, शुक्राणु निकलने लगते हैं। अगला है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? ये अंडोत्सर्ग रोकती है, मतलब अंडा निकल नहीं पाते हैं या तो निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी को रोक देती है, तो डी पे सही हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण कुछ मुख्य बिंदु है, इसको देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली में होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ये लेडिंग कोशिकाएं करती हैं। वृषण में किस भाग में शुक्राणु का परिपक्वन होता है? एपिडिडमाइस में होता है। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना है कार्पस ल्यूटियम है। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा द्वारा होता है। सिफिलिस रोग का रोगजनक है ट्रेपोनेमा पैलिडम है। सुजाग रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है। गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को कहा जाता है? कोरियन कहा जाता है, मतलब जरायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पाठ है अब कि आनुवंशिक एवं जैव विकास, ये पाठ 9 है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये मेंडल के नियम पर आधारित है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। दूसरा सवाल है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे, 3 नियम में एक जो है पृथक्करण का नियम है, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं एलिलोमॉर्फ, कहते हैं युग्म विकल्पी। टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग
किस पर किया? ये फल मक्खी पर किया था। किस पर किया था? फल मक्खी पर। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार मतलब टेढ़े मेढ़े बीज। अगला है F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है एक संकर संकरण में। किसमें? एक संकर संकरण में। अगला है पुष्प में लाल रंग प्रभावी, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होता है? सफेद पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1 में होता है। अगर द्विसंकर पूछता है तो ये होता है 9:3:3:3:1 होता है, इसलिए 1:2:1 होगा। अगला है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? मटर के पौधे का उपयोग किया। अगला है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। तो क्या है? लंबे तथा बौने दोनों। ग्राउंड क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। प्यूरिन क्षारक होता है, कौन सा होता है? प्यूरिन क्षारक एडिनिन होते हैं, एडिनिन। निम्न में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है। केंद्रक बना होता है किससे? न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में मिले थे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से। किसके? चीन के विद्यार्थी से। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है, कौन सा है? ये दात्र कोशिका आरक्तता, मतलब जिसको हम एनीमिया कहते हैं। दो डीएनए तनु आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगला निम्न में से प्यूरिन क्षारक है ग्वानिन। ग्वानिन क्या है? ये प्यूरिन क्षारक है। अगला है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन होते हैं। समजात अंगों का उदाहरण ये उपरोक्त सभी, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, ये उपरोक्त सभी होते हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं, कौन? ये लैंगिक जनन। लैंगिकवाद का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इंपॉर्टेंट सवाल है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। जैव विकास का मूल स्रोत है लैंगिक चयन। अगला है एक द्विसंकर का 10 प्रारूप, ये 9:3:3:1। विषाणु किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। विकास की दृष्टि से मानव के सबसे निकटवर्ती ये कौन से हैं? ये चिंपैंजी हैं। निम्नलिखित में से कौन जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ये कैपिटल आर। केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, कौन? प्रियांश। प्रियांश केवल प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार मटर के पौधे बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है स्मॉल टी। 35वां है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है पैलियोआटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलियोआटोलॉजी। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण द्वारा। किसके? प्राकृतिक वर्ण से। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? ये सब समरूप हैं। मानव स्पीसीज होमो सैपियंस का उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। इसकी सब वीडियो हम अलग अलग बना के डाल चुके हैं, इसलिए बड़ी स्पीड से हम चल रहे हैं। सिर्फ ये आपका रिवीजन हो रहा है, एक बार दो बार देखेंगे सब याद हो जाएंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब हैं। अगला है वर्धांत व्यक्ति किन
रंगों के भेद नहीं कर सकता, लाल और हरे का नहीं कर सकता। विकास का मुख्य कारक है, विकास का जो मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण है। अगला है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। किस पर? पुरुषों के क्रोमोसोम पर। अगला है जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप। और ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अगला है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार जो उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन न होना। हीमोफीलिया में खून नहीं जमता है, उसी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। खून का न जमना हीमोफीलिया, ये रक्त स्कंदन, डी पे निशान लगा देंगे। जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का संबंध इंपॉर्टेंट सवाल है, किससे है? डार्विनवाद से है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नान मानव, ये बी वाला सही हो जाएगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में हुई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। अब जो है हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बायोलॉजी आपका भी खत्म हो गया। अब जो भौतिक विज्ञान है उससे कुछ सवाल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान में जो 10वां पार्ट है, 10वें पार्ट का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल लिए गए हैं और ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 20 नंबर जो आपका आता है उसमें सब क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इससे हट के कोई क्वेश्चन अइबे नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़े रहेंगे सब क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कौन होता है? आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो आभासी सीधा व छोटा, ये सी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सीधा उत्तर है 2f बराबर आर, सी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे +6 आएगा तो निशान हम लगाएगा। तो इस पर कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें? बैगनी रंग के लिए होता है, बी पे निशान लगा देंगे। पांचवा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिंब की स्थिति होगी कैसी होगी? ध्रुव व फोकस के बीच होगी, हमेशा क्या होगी? ध्रुव व फोकस के बीच होगी। छठवां क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2d है, मतलब डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 50 होगी, तो सी पे निशान लगा देंगे। 7वां क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, हमेशा क्या है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितनी होगी? ये +2d होगी, बी पे निशान लगा देंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच के प्रकाश की चाल क्या होगी? कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये निकलेगा, बी पे निशान लगा देंगे। अगला है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2/3 आना चाहिए, मतलब डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? हीरा में, ए पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, इसमें सभी वक्रता त्रिज्या का मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, तो डी वाला ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों,
आप उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ये एनसीईआरटी किताब में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे लिख दिया एनसीईआरटी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बना बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति होनी चाहिए ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। सी वाला सही हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस से दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण तथा लेंस जो संभवतः है दोनों अवतल होंगे। ये भी एनसीईआरटी में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जो हम लेंस पसंद करेंगे ये बी वाला है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस की, बी पे निशान लगा देंगे। 19वां क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो ये कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे। सी वाला सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 20वां क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। कैलकुलेट करेंगे 20 आएगा। अब अगला है पार्ट 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए इसमें भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन, बी पे निशान लगेंगे, समंजन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या कहलाता है? वो रेटिना कहलाता है, दृष्टि पटल रेटिना। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये किताब में दिए गए हैं, इसको जरूर आप पढ़िएगा। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होगी। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, या परिवर्तन किया जाता है किस पर? पक्षमाभि द्वारा। किसमें? पक्षमाभि द्वारा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें? ये बैगनी रंग के लिए, पीछे एक बार आ चुका है, बैगनी रंग के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन का पार्ट है 12। इसमें तो इतने क्वेश्चन थे, अब पार्ट 12 में हम आते हैं कि विद्युत, ये प्रकाश वाला खत्म हो गया, अब विद्युत से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक होगा, क्या होगा प्रतिरोध का मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक ओम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? कितने होते हैं? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, बी वाला सही हो जाएगा। तीसरा है एम्पियर सेकेंड, किसका मात्रक है? तो ये आवेश का मात्रक है। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान SI मात्रक किसमें? एम्पियर का होता है, एम्पियर। फिर विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होगा, कूलम, बी पे निशान ला देंगे। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ओम के नियम का सूत्र, ओम के नियम का सूत्र V = I × R, सी निशान लगा देंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, डी पे निशान लगा देंगे। अगला है 9वां क्वेश्चन कि एक बल्ब पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे तो 484 ओम आएगा। विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र, तो P = VI, सी सही हो जाएंगे। अगला है कि एक अश्व शक्ति बराबर है, जो एक अश्व शक्ति बराबर है किसके बराबर है? ये 446 वाट के बराबर है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट सेकेंड होता है, डी पे निशान लगा देंगे।
बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट हो टंगस्टन के। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। सी पर इंपॉर्टेंट सवाल है सब, ये सब 2020 में 19 में पूछे गए हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति के मात्रक ये वाट है। 16वां क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, इसको आप जरूर देखिएगा कि किसी प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान होगा। तो इसका जो मान होगा कैलकुलेट करेंगे तो 25 आएगा। 25 हम निशान लगा दे रहे हैं, समय है नहीं, जल्दी जल्दी हम बढ़ रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 50 वाट होगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, सब एनसीईआरटी में है। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, कितना होगा? ये जो होंगे 1:4 होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ये कौन से? V²R ये निरूपित नहीं करते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा कैसा? समतल रेखा होगा। ग्राफ क्या होगा? समतल रेखा होगा। अब आइए अगला है कि विद्युत, अगला सवाल है कि नहीं, इसमें कुछ सवाल छूट गए हैं, हम बता देना। इसमें प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का जो होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। पीछे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए कौन सा? ये अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि में अवतल लेंस। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का जो है सबसे कम होते हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होगा, किसमें अधिकतम होगा? बैगनी रंग में, ये बैगनी रंग में अधिकतम होंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अंत से कम दूरी पर, हम सी पर निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हम 13वां क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अब इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी पर निशान लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? वोल्ट एम्पियर, डी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सब मात्रक है, एक मात्रक जरूर पूछे जाएंगे, क्या हो जाएंगे? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बी। चौथा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ये वेबर है, ये वेबर पे निशान लगा देंगे। अगला है डायनमो बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है कौन? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, सी पे निशान लगा देंगे। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ये एनसीईआरटी में किताब में है ये क्वेश्चन, आप इसको जरूर देखिएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी पे निशान लगाएंगे। बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इसके बीच संबंध होगा, तो फाई इज इक्वल टू बी ए। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, हर मतलब 2 बार 3 बार बोर्ड में जरूर सवाल पूछे गए हैं। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है ये जनित्र है, जनित, ये भी एनसीईआरटी में है। टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला कहते हैं, ये पे निशान लगा देंगे। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L के लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उस पर लगने वाला बल है कौन सा है? IBL, सूत्र निकालेंगे ही होगा IBL। अगला है
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो जो ज्ञात करने के नियम है ये मेरे ख्याल से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है डायमो उत्पन्न करता है। डायमो उत्पन्न करता है, क्या करता है डायमो उत्पन्न? ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इस वजह से हम बी पर निशान लगा देंगे। अगला है ऊर्जा के स्रोत, पाठ 14 जो पर्यावरण के भाग हैं, इसमें बहुविकल्पी पहला जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का किस दिन नहीं कर सकते? कह रहा गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का किस दिन प्रयोग नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन, तो निशान लगा रहे हैं बादलों वाले दिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी, गोबर, जैव मात्रा, ये सब क्या है? ये सब जैव ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इस वजह से ये सी वाला सही हो जाएगा, दूसरा का सी। तीसरा सवाल है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न करती है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो सी वाला उत्तर सही होगा नाभिकीय ऊर्जा। हम फटाफट चल रहे हैं, डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगला है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण जो है प्रयुक्त किया जाता है, बी पे निशान लगा दे, 5वां का बी। छठवां क्वेश्चन है सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पहला है बॉक्स की काली परत, बी है दर्पण, डी है कुकर का बाह्य आवरण, सी है कांच की सीट। इसका उत्तर जो है यही सी हो जाएगा, कांच की सीट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कांच की सीट है। 7वां क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य संगठक है। तो बायोगैस का जो मुख्य संगठन है वो मेथेन को माना जाता है, तो मेथेन पर हम निशान लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन 8वां कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ये सूर्य है। जल, यूरेनियम नाम की ये सब तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन सूर्य ऐसे ऊर्जा है जो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो ये अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। 9वां क्वेश्चन है पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता, तो ये 10वें का सी सही हो जाएगा। इसकी वीडियो हमने इसी चैनल पर अलग अलग पार्ट की डाल दी है, अगर वहां से देखना होगा वहां देख लीजिएगा, इसी वजह से पहले से निशान लगे हुए हैं। तो 11वां क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारक है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य कारक है वो हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अपक्रिया है। फिजिक्स में आपको पढ़ाए गए होंगे, ये संलयन अपक्रिया हो रही है जिसमें से एनर्जी निकल रही है, ये हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अपक्रिया है। 12वां क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो लकड़ी नहीं है, सब है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, लेकिन लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। इतना याद करेंगे, जहां भी सवाल पूछे जाएंगे नहीं, अगर नहीं आ जाता है इस पर निशान लगा लीजिएगा, इसका मतलब इसे उल्टा मतलब उत्तर देना है, तो ये जरूर है। कुछ लड़के जो है इसको ध्यान नहीं देते हैं, उत्तर गलत उत्तर लगा के चले आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है खाना बनाने की गैस को कहा जाता है। तो खाना बनाने की गैस को एलपीजी कहा जाता है, निशान लगा दिए हैं। 14 है सोलर सेल में उपयोग होने वाला प्रयुक्त तत्व क्या है? सिलिकॉन है, तो ये सही हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ये अनवीकरणीय स्रोत है। जितने भी सवाल है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 20 नंबर आपका कन्फर्म है। तो इस वजह से अगर आप तक इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी फायदा हो सके, क्योंकि लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में दे दिए हैं। इसको एक बार या 2 बार या 3 बार जरूर देख लीजिएगा। जितने भी सवाल आएंगे सब इसी से रिलेटेड आएंगे, कहीं से बाहर नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ ले, अगर 2-3 बार इसको देखे रहेंगे तो आराम से सवाल हल कर ले जाएंगे।
अगला है 16वां है कि सौर सेलों का संयोजन कहा जाता है, तो सौर पैनल को सौर सेलों का संयोजन कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, तो स्वच्छ ईंधन का जो उदाहरण है सीएनजी होता है, सीएनजी स्वच्छ ईंधन का उदाहरण कहा जाता है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन को कहा जाता है, ब्यूटेन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वायु, यांत्रिक ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। यांत्रिक ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? ऊष्मा ऊर्जा, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ये सब हैं, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा ये नहीं है। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है, निशान लगा देंगे पे गतिज ऊर्जा। बॉक्सनुमा और सौर कुकर ताप परिसर है, बॉक्सनुमा सौर कुकर का ताप परिसर कितना है? 100 डिग्री से 140 डिग्री तक होता है, इसमें खाना आराम से बन सकते हैं। अगला है कि सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, इसलिए सौर कुकर का इस्तेमाल जो है किए जाते हैं। अगला है सौर ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव का कारण होता है ये अवरक्त किरणें, ये अवरक्त किरणें हैं, यही जो है ऊष्मीय प्रभाव का कारण बनते हैं, अवरक्त किरणें। तो 25 का बी सही हो जाएगा। इस तरह से अब 15वां पार्ट है हमारा पर्यावरण, ये समझ लीजिए इसमें से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो ज़्यादा डिस्क्राइब न करते हुए हम उत्तर बताना शुरू कर रहे हैं, उत्तर फटाफट बता रहे हैं। घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, जबकि ये सब नहीं है। इसमें तो घास लकड़ी तो है लेकिन प्लास्टिक नहीं है। फलों के छिलके, केक, नींबू के रस केक, लकड़ी, घास, तो ये घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका उत्तर डी होगा, घास, मछली तथा बकरी। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करते हैं? तो इसमें देखो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट का तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय पैदल जाना, ये उपरोक्त जितने हैं, ये इसका मतलब उपरोक्त सभी, तो जितने ऊपर वाले हैं सब ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, इस वजह से डी पर निशान लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला है जीवमंडल की उपयुक्त परिभाषा। तो जीवमंडल की जो सबसे अच्छी परिभाषा है पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं उसी को जीवमंडल कहते हैं। अगला है पारितंत्र या इकोसिस्टम में शैवाल होते हैं, उत्पादक होते हैं। शैवाल क्या है? ये उत्पादक है, ये इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उसी को उत्पादक कहेंगे, और उत्पादक को अन्य जीव जंतु खाते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है कि किसी भी खाद्य जाल में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है, क्योंकि केवल हरे पौधे भोजन बना पाते हैं, जबकि यही उत्तर होगा सी वाला, केवल हरे पौधे भोजन बना पाते हैं, इसलिए प्रथम कड़ी मानी जाती है खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे की। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण अंश से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु हैं। भोजन ग्रहण करने वाले जंतु क्या है? सर्वाहारी, ये वाला सही हो जाएगा, सर्वाहारी। 8वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन कौन से? एक जैविक घटक होता है, क्या जैविक घटक होता है? तो हम बी पर निशान लगा देंगे, जैविक तथा अजैविक। 9वां क्वेश्चन है जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है हमेशा क्या होंगे? शाकाहारी होंगे, साग सब्जियों खाते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। 10वां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी से सभी हरे पौधे विलोपित हो जाएं तो क्या होगा? क्या असर पड़ेगा? सभी प्राणियों की मृत्यु होगी। क्यों? हरे पौधे जब खत्म हो जाएंगे तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन की अनुपस्थिति में उसके द्वारा ऑक्सीजन भी नहीं निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेग भी नहीं, और पूरा सिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा। इस वजह से भी को भोजन नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 10वें का ए सही होगा।
ग्रामा है कि एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली समष्टियों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो उसको समष्टि कहते हैं, समष्टि कहेंगे। अगला है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है, तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, बी पे निशान लगा देंगे। 13वां क्वेश्चन है नीचे दी गई आहार श्रृंखला को पूरा कीजिए। घास डैश 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 सांप फिर डैश मोर, तो जो यहाँ भरना है कि घास है, घास के बाद टिड्डा होगा, फिर मेढक होगा, फिर सांप होगा, तब मोर होगा। मतलब घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खा जाएगा। इस तरह से आहार श्रृंखला पूरी जाती है, तो बी पर निशान लगा देंगे। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये जो हमारे वायुमंडल में जो एक तरह की परत है ओजोन परत, लगभग 12 से 13 किलोमीटर ऊपर है, तो ये ओजोन परत क्या है, हमारे सूरज की रोशनी जो हानिकारक किरणें अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं इसको आने नहीं देती है, वहीं पर सोख लेती है, तो ये क्या है ओजोन परत, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला फिर पाठ है 16 पाठ में ये क्वेश्चन दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये देखिए गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाते हैं, तो ये 1985 में प्रारंभ हुई। दूसरा है कोलीफार्म समूह है, ये कोलीफार्म जो है जीवाणुओं का समूह है, याद रखिएगा, बी पर निशान लेंगे, जीवाणुओं का समूह है। तीसरा है जैव विविधता के तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट कौन है, तो वन जो है ये हॉट स्पॉट माने जाते हैं, सी पर निशान लगा देंगे। चौथा है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं ये तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है, जीवों को बचाने का जो काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, सी पर निशान लगा देंगे। पांचवा है प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण हेतु 3R तकनीक का तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, 2020 में पूछे गए थे। तो देखिए क्या है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, मतलब ये हो गया रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, 3 बार आ रहा है इसलिए 3R कहेंगे, मतलब कम उपयोग करो, फिर उसके बाद उससे पुनः जो है चक्रण करके प्राप्त कर लो, फिर पुनः उपयोग करो, ये 3R तकनीक है, ये प्राकृतिक स्रोतों संरक्षण हेतु, तो ये पहला सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, ये चिपको आंदोलन एक है, ये इसे क्या संदेश मिलते हैं, इसे संदेश यही मिलते हैं कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना मतलब वन का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है गंगा जल प्रदूषण का कारण है, तो गंगा जल प्रदूषण का जो कारण है क्या है, नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा और मल, बी है उद्योगों द्वारा उत्पादित रसायनों का निपटान, सी है शवों को गंगा में बहाना, उपर्युक्त सभी, तो गंगा जल प्रदूषण का कारण जो है उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जल संरक्षण की खादिन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, डायरेक्ट निशान लगाते हैं राजस्थान में। 9वां क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, बी है पर्यावरण को संतुलन के लिए, सी है पारिस्थितिक स्थायित्व के लिए, डी उपयुक्त सभी, तो वन एवं जीव का संरक्षण जो है ये सभी है, इसलिए डी पर निशान लगा देंगे उपयुक्त सभी। यूरो 2 मानक किसके उत्सर्जन से संबंधित नियम है, तो गैसों के उत्सर्जन से संबंधित नियम है, बी पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो सबसे तेजी जो घट रहा है ये वन खंड है, वनों की कटाई कर करके बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं, खेती की जा रही है, तो वन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए हम बी पे निशान लगा देंगे। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो ईंटें, पुल, सीमेंट ये सब प्राकृतिक संसाधन नहीं है, गंगा नदी ये प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, ये सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है,
तो जल के अधजली लाशों का प्रवाहित करना, ये कोलीफॉर्म जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कि जल में अधजली लाशें जो है फेंक दी जाती हैं, उस पर तमाम तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, उसी को हम कोलीफॉर्म कहेंगे। तो 13वां का ए क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल्ह के नाम से पुकारा जाता है? ये भी सवाल पूछे गए हैं पिछले साल। तो कुल्ह के नाम से जो पुकारे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में पुकारे जाते हैं, सी पर निशान लगा देंगे। 15वां है जल संग्रहण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? जल नहरों का संखनन, नदियों का संखनन नहीं, ये वर्षा जल का संग्रहण, ये जल संग्रहण की एक प्रक्रिया जो संबंधित है वर्षा जल का संग्रहण, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा कर देना। वनों के दावेदार स्टेक होल्डर हैं, दावेदार क्या हैं? उपर्युक्त सभी हैं, वन विभाग हैं, स्थानीय व्यक्ति है, उद्योगपति एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाएं हैं, उपर्युक्त सभी, डी पर निशान लगा देंगे। 17वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जनरल नॉलेज में बहुत पूछे जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। चिपको आंदोलन 1970 में गढ़वाल जनपद के रेनी ग्राम में प्रारंभ हुआ। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन एवं जीव संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। बिश्नोई लोग खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ फुल फॉर्म है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, MPN मोस्ट प्रॉबेबल नंबर। ये इस तरह से पूरा विज्ञान जो है ये कंप्लीट हुआ। आप इसको जो है 2 बार, कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार इसको देख लीजिएगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इसी के अंदर पूछेंगे, हो सकता है सवाल थोड़ा घुमा दिए जाएं, तो इसको आप अगर 2-3 बार पढ़े रहेंगे तो आपको सब 20 का 20 नंबर आपके हाथ में होगा। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए ताकि सबका भला हो सके। तो ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है 27 तारीख को है, आप जाइए। बेस्ट ऑफ लक।